अपडेट मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अब थम गया है, यानी अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। जैसे 6 बजा वैसे ही प्रचार थम गया। बहुत हो गया प्रचार, अब मतदान की बारी। क्योंकि एक दिन बाद मतदान है। चौथे चरण में टोटल 9 जिले हैं जहां पर चुनाव होना है और यहां पर 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई में 23 को वोटिंग है। इसमें रायबरेली को ऐड कीजिए, फतेहपुर को जोड़ लीजिए, बांदा आ जाइए। यहां पर 23 फरवरी को वोटिंग है। इसमें पीलीभीत और लखीमपुर खीरी भी जोड़ लीजिए, जहां पर 23 फरवरी को मतदान होना है। तो अपने 9 संवाददाताओं से जानेंगे, प्रचार तो थम गया, किसने कैसे प्रचार किया, जनता के बीच में कौन से मुद्दे छाए रहे। क्योंकि प्रचार तो अब हो नहीं सकता, लेकिन हां, इसका विश्लेषण जरूर हो सकता है कि इस चरण में जब प्रचार थमा तो पार्टियों के प्रचार करने का तरीका क्या था, उनके मुद्दे क्या थे, उनके नारे क्या थे, किस तरह से उन्होंने प्रचार किया। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत सारी पाबंदियां भी थी, तो कैसे उन्होंने कैंपेन किया, डोर टू डोर जाकर जनसभाएं की, रैलियां की। वो तो बड़े नेता आते हैं तो रैलियां होती हैं। प्रत्याशी कैसे प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार करने का तरीका क्या रहा, कौन से मुद्दे छाए रहे, ये अपने 9 जिलों के 9 संवाददाताओं से जानेंगे और यहां आपको एकदम सटीक विश्लेषण मिलेगा। प्रचार तो अब हो नहीं पाएगा, यानी प्रत्याशी अब प्रचार नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे वो। चूंकि मतदान की तैयारी करेंगे, बूथ लेवल पर अपने अपने एजेंट की तैयारी करेंगे। अब यही उनको करना है। ये एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने खास लोगों को बस्ता देने की जिम्मेदारी देंगे और साथ ही साथ बूथ पर क्या मैनेजमेंट होगा वो देखेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बजे के पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रचार हो रहा था वो थम गया। उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे चरण का प्रचार थम गया है। चौथे चरण में 9 जिलों में मतदान होना है। 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 9 जिलों में यह मतदान होना है। चौथे चरण में ये अनुसूचित जाति की 16 आरक्षित सीटें आती हैं, तो उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन हमें ये देखना यह है कि कौन कौन से मुद्दे छाए रहे। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया होगी, जो चलेगी शाम 6 बजे तक, यानी 11 घंटे। 9 जिलों में मतदान होना है और इन 9 जिलों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आ जाती है। 172 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हो चुका है। बारी बारी से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वही मुझे कमांड मिल रही है। मैं बहुत जल्द जोड़ लेता हूं अपने दर्शकों को बताने के लिए कि देखिए, सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग आप देख रहे हैं। अभिषेक पांडे से जानेंगे कि इनके यहां क्या मुद्दा रहा, कौन से मुद्दे हावी रहे। क्योंकि प्रचार तो थम गया, लेकिन विश्लेषण किया जा सकता है। अनुराग भारती उन्नाव से हमारे साथ है, पीलीभीत से हरिपाल है, लखीमपुर से शारिक है, सीतापुर से बसंत मिश्रा है, बांदा से राजनारायण है, फतेहपुर से महेश सिंह है। ये लोग बारी बारी से हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अभिषेक, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। चूंकि राजधानी में भी 23 फरवरी को मतदान होना है, तो प्रचार तो थम गया, यानी प्रचार तो कोई कर नहीं सकता। कोविड प्रोटोकॉल भी था। अभिषेक, तो इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार कैसे किया, कौन से मुद्दे छाए रहे, कौन से नारे छाए रहे, जरा आप ये हमारे दर्शकों को बताइए अपनी 9 विधानसभा सीटों के बारे में। देखिए, लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं और एक तरीके से गढ़ रहा है बीजेपी का। लखनऊ गढ़ रहा है, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पिछली बार भी 7 सीटों पर बीजेपी जीत करके आई थी, लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी चेंज हुई है।
प्रत्याशियों को भी अदला बदली की गई है और मुद्दे भी बदले हैं। और आप देखिए कि जो इलेक्शन कैंपेन है, अगर प्रत्याशियों के अपना व्यक्तिगत चुनाव प्रचार को छोड़ दिया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने पार्टी के जो थिंक टैंक की तरफ से जो मुद्दे सामने आए उसको लेकर के आगे बढ़ी हैं, उस पर प्रचार किया गया है, उस पर एग्रेसिव कैंपेन किया गया है। कल ही हमने देखा है कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बड़ा रोड शो निकाला है, लखनऊ की सड़कों पर एक बड़ा जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की है, जबकि मुख्यमंत्री भी कल ही निकले हैं क्योंकि उनको पता था कि वक्त बेहद कम है, तो लखनऊ के लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी लखनऊ में जनसभाएं की हैं। तो बड़े नेताओं का सेंटर तो लखनऊ रहा है, लेकिन लखनऊ अपने आप में एक बड़ा सेंटर बनता है कि जहां पर प्रत्याशियों को अपने आप को साबित करना होता है। और इसीलिए आपसे कुछ देर पहले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट से हमारी बात हुई, सबका ये कहना था वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन अभी वो सब जगह पहुंच नहीं पाए हैं, सब जगह भागम भागम मची हुई है। सबकी कोशिश है कि हर एक दरवाजे पर दस्तक दे दी जाए, लेकिन 6 बजते ही सभी जनसभाएं, सभी रोड शोज, सभी तरीके का जो चुनाव प्रचार है फिलहाल थम गया है। अब प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पर हर दरवाजे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन किसी तरीके का चुनाव प्रचार, किसी तरीके का लाउड स्पीकर से चुनाव प्रचार अब फिलहाल संभव नहीं है। यानी व्यक्तिगत तौर पे तो जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, परंतु लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। और विधानसभा बहुत बड़ी होती है, तकरीबन 3.5 लाख मतदाता होते हैं, तो उसकी तैयारी करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अभिषेक बहुत नपातुला बोले, वो बताए नहीं कि चुनाव प्रचार में क्या हावी रहा क्या नहीं रहा, मुद्दे नहीं बताए, जानते हैं, चीजों को समझते हैं। बहरहाल हरिपाल से जानने की कोशिश करेंगे, पीलीभीत से हमारे संवाददाता हैं। हरिपाल, आपके यहां कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान है और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मैं नाम लेके बोल दे रहा हूं, और बसपा, आम आदमी पार्टी, इनके क्या मुद्दे रहे, जनता के बीच में इन्होंने क्या बताया? मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां छोड़ दीजिए, वो बताइए आप। देखिए बिल्कुल राहुल, आपको बताऊं कि पीलीभीत में 4 विधानसभाएं और 4 विधानसभाओं पर भाजपा का परचम लहराया हुआ था 2017 में, और 2017 से ही भाजपा ने चारों सीटों पर कब्जा भी कर लिया था। चाहे आप शहर की बात करें, बीसलपुर की बात करें, पूरनपुर की बात करें, बरखेड़ा की बात करें, चारों विधानसभाओं में भाजपा के विधायक थे और भाजपा ने चारों सीटों पर अपना परचम लहराया था। लेकिन इस बार एक बहुत अहम चीज़ देखने को मिली शहर में कि जिस तरह से जो स्थानीय प्रत्याशी थे, जो लगातार कुछ लोग काटे भी गए, कुछ लोगों को रिपीट भी किया गया, लेकिन जो प्रत्याशी थे उनका विरोध कई जगह गांव में देखने को मिला, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। अगर चुनाव प्रचार की बात, जिस तरह से पीलीभीत में 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने भी जनसभा को अलग अलग संबोधित करा था, और इस बार चुनाव प्रचार था वो काफी अग्रेसिव था, हर पार्टी ने अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, मतलब कोई पार्टी ने छोड़ने का काम नहीं किया, पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। लेकिन 6 बजे के बाद जिस तरह से प्रचार बंद हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो अपना मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं। जो मैनेजमेंट होता है गांव का, उनको लगा दिया गया, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर ही वोट मार सकेंगे, ना तो लाउड स्पीकर लगा पाएंगे, ना ही जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है ना उसका उल्लंघन कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि पीलीभीत में इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जो आंकड़े थे वो इस बार ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे आर पार, लेकिन काफी मुकाबला रहेगा। तो जो मुकाबला वो बेहद दिलचस्प है, दिलचस्प है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में एक तरफ संजय सिंह गंगवार भाजपा से पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। कई जगह उनका विरोध भी किया लोगों ने, कई गाँव में गए तो विरोध भी झेलना पड़ा लोगों का। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो पिछली बार खेड़ा से बसपा से प्रत्याशी थे, जिनकी जमानत जब्त कर ली गई थी, लेकिन इस बार वो संजय सिंह गंगवार के मुकाबले में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। तो मुकाबला तो दिलचस्प है। जो प्रत्याशी हैं वो अपना पूरी तरह से ताकत लगा दी। आज खुद पीलीभीत में जो गृह मंत्री, आपके पास आऊंगा। हरिपाल ने कहा कि जो प्रचार रहा है उनके जिले में, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, एग्रेसिव चुनाव प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है यहां पर 2 ध्रुवी है, बाईपोलर है लड़ाई यहां पर, और इन दोनों का जो एटीट्यूड था वो एग्रेसिव था। लखनऊ से सटा हुआ जिला है उन्नाव। अनुराज भारती हमारे साथ हैं। अनुराज, आपके यहां कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है एक दिन बाद? और यह मुझे बताइए कि आपके यहां क्या प्रचार का तरीका रहा विभिन्न राजनीतिक दलों का, और कौन से मुद्दे छाए रहे लोगों के बीच?
मुद्दों की बात करी जाए तो उन्नाव में अन्ना मवेशी और कानून व्यवस्था दो बड़े मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर मतदाता इस बार वोट के लिए निकलेगा। और चुनाव प्रचार की बात की जाए तो आप अनुमान इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने सभी ने उन्नाव में जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है। तो उन्नाव इन नेताओं के लिए कितना अहम है और कितना महत्वपूर्ण है, इनके कार्यक्रम से पता चलता है। अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो सभी नेताओं ने, चाहे सोशल मीडिया हो या रोड शो हो या घर घर जाकर कैंपेन करने की बात हो, हर तरीके से प्रचार कर मतदाताओं के बीच में पहुंचने की कोशिश की है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर सभी पर सपा और बीजेपी के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां बसपा के प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बसपा ने यहां कई प्रत्याशी उतारे, त्रिकोणीय मुकाबले की भी संभावना बन रही है। लेकिन जो उन्नाव के मूल मुद्दे हैं, जैसे बात की जाए लखनऊ और कानपुर के बीच में होने के कारण उन्नाव का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, लगातार नेता चुनाव जीते लेकिन अपने वादे पूरे नहीं कर सके। उन्नाव के लोगों में इस बात का भी रोष है और इस बार मतदान के दौरान वो इस बात को भी गौर करेंगे, वोट करने से पहले सोचेंगे कि ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जिन्हें जिताया जाए, जो उन्नाव को विकसित करें और उन्नाव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम करें। यानी आप बता रहे हैं कि बदलाव के लिए और जो मुकाबला है वो दिलचस्प है और इसमें बसपा खेल बना भी रही है और बिगाड़ भी रही है। शारिक खान इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हैं। शारिक, आपके यहां कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है? मेरा सवाल आपसे भी वही है कि जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें विधायक बनना है, उन्होंने कैसे इस बार प्रचार किया और कौन से मुद्दे रहे आपके यहां? बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं और यहाँ पर 8 विधानसभाओं को लेकर जो परसों 23 फरवरी को मतदान भी होना है। जैसा कि आपने सवाल किया कि कौन से प्लेटफॉर्म्स रहे, कौन सी तरीके रहे, तो साफ तौर पर जो इन सभी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनकी यहाँ पर रैली देखने को मिली, वो चाहे सीएम हो या किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट हो। इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो सोशल मीडिया चूँकि आजकल सबसे आसान और लोगों की पहुंच तक पहुंचने का आसान तरीका भी है, फ़ौरन अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल खासे तौर पर यहाँ पे देखा गया। और अब अगर लड़ाई की बात की जाए 8 विधानसभाओं में, तो जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके बीच में ये सीधी तौर पे फाइट देखी जा रही है। हालांकि जो सदर सीट है वहाँ पर कांग्रेस भी अच्छा करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मोहम्मदी सीट की बात की जाए, चूँकि कांग्रेस ने वहाँ पर जिस तरह से चिरहड़ कांड की पीड़िता को टिकट दिया है, और इसके अलावा चूँकि तिकुरिया इलाका है, निघासन विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो ये सब जो मुद्दे हैं, कानून चाहे व्यवस्था से जुड़े हों या महंगाई से जुड़े हों, बेरोजगारी से जुड़े हों, उनको देखकर ही इस बार भी जनता वोट करने वाली है। राहुल, बिल्कुल। बांदा से राजनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देरी से अपनी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनकी बारी आए। राजनारायण, आपकी बारी आ गई है। आप अपने जिले के बारे में विस्तार से बताइए, बांदा के बारे में। जी, बांदा की बात करें तो बांदा में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नरैनी आरक्षित है और शेष 3 सीटें अनारक्षित हैं। बांदा सदर की बात करें तो बांदा सदर से जहां भाजपा ने अपने पुराने विधायक प्रकाश द्विवेदी को ही प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा ने यहां से पूर्व मंत्री विवेक सिंह की पत्नी मंजुला विवेक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। और यहां से बसपा से धीरज राजपूत प्रत्याशी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सीटिंग विधायकों को बदला है। बबेरू से चंद्रपाल कुशवाहा का टिकट काटकर वहां से अजय पटेल को, और नरैनी से राजकरण कबीर का टिकट काट करके वहां टाउन एरिया चेयरमैन ओमड़ी को टिकट दिया गया है। तिंदवारी की बात करें तो तिंदवारी से ब्रजेश कुमार प्रजापति भाजपा से जो है सपा में चले गए हैं, वो उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी और भाजपा ने यहाँ रामकेश को टिकट दिया है। वहीं सपा ने वर्तमान के विधायक ब्रजेश प्रजापति को टिकट दिया है। सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। आज यहाँ पर जहाँ भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो रहा, वहीं जो है सपा ने भी रोड शो किया और बसपा प्रत्याशियों ने भी रोड शो करके अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जी, बहुत शुक्रिया राजनारायण इस पूरी जानकारी के लिए। अनुराग, मेरा एक सवाल रह गया था, बांगरमऊ में क्या मुद्दा रहा?
जी बिल्कुल राहुल, बांगरमऊ विधानसभा माखी कांड के जो आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर हैं, उनकी विधानसभा है, वो वहां से विधायक चुने गए थे और उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद 2022 में बीजेपी के टिकट पर श्रीकांत कटियार ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते थे। बांगरमऊ में सबसे अहम मुद्दा वहां के विकास को लेकर है। जिस तरीके से वहां के लोगों का मानना है कि बड़ा कस्बा होने के बावजूद यहाँ जितना स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज बता दूं, ये ऐसी विधानसभा है जहां सबसे निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया है। और जिस तरीके से शुरुआती समय में सपा को पितरघात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्नाव में जनसभा कर चीजें बैलेंस की और अब जो स्थितियां हैं वो संतुलित दिख रही हैं। लेकिन जो बांगरमऊ के लोग हैं, एक बार फिर जो वोट करने से पहले उनका कहना है कि वो विकास को लेकर ही देखेंगे, क्योंकि बांगरमऊ कस्बा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे अभी भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, वीरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश गुप्ता हरदोई से हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जरा बताइएगा कि आपके जिले में कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और जो प्रचार विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया, क्या समझाया जनता को, क्या पाठ पढ़ाया? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि आज हरदोई में 8 विधानसभा है और लगातार कई बड़े चेहरे आते रहे आज, और 6 बजे के बाद अब जो है थम जाएगा और एक तरफ से जो यहाँ प्रचार प्रसार है बंद कर दिया जाएगा 6 बजे के बाद। यहाँ पुलिस और प्रशासन की एक भारी व्यवस्था देखने को मिली है और साफ तौर से जिलाधिकारी और एसपी ने कहा है कि अगर कोई भी प्रचार प्रसार करते हुए पाया जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अभिषेक, ये 2017 के बाद पहला ऐसा चुनाव है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं दिख रहा है, न तस्वीरों में दिख रहा है। खासकर मैं 5 विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूं। वहां क्या उन्हें याद किया गया, उन्हें बताया गया, उनके कार्यों को लोगों को समझाया गया? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उनके प्रचार का तरीका क्या रहा है, कैसे उन्होंने प्रचार किया, क्या जनता को समझाया, बताया? सभी दलों की बात मैं कर रहा हूं। उनका एक बेहद गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन अब उनकी एक तस्वीर ही क्यों दिखाई दे रही है, उनकी बातों को लेकर के। पहले लखनऊ में उनकी खड़ाऊ लेकर के, उनकी खड़ाऊ की बात कहते हुए लालजी टंडन यहाँ से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब वो शायद पहले की बीजेपी थी, अब बीजेपी बदल चुकी है और बदली हुई बीजेपी में एग्रेसिव कैंपेन दिखाई देता है। बड़े नेताओं को एक तरीके से टारगेट करके जिस तरीके से बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही थी, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, जो घटनाएं अभी हाल में आप देखिए कि गुजरात में जो ब्लास्ट केस हुआ उसको भी चुनाव का एक मुद्दा बना दिया गया। बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से लखनऊ नहीं और आसपास के सभी जिलों में इस बात को चुनावी मुद्दा बनाया गया। मंच से कहा गया कि आतंकवादियों से रिश्ते रहे हैं समाजवादी पार्टी के, गुजरात ब्लास्ट से उस कनेक्शन को जोड़ा गया। तो जहां पे पहले जिन्ना की बात हुई, समाजवादी पार्टी के तमाम जो मुद्दे रहे हैं, चाहे आजम खान के मुद्दे रहे हो, तुष्टीकरण का मुद्दा रहा हो, इन सब से हट करके आतंकवाद तक ये चुनाव प्रचार इस बार देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी अपनी घोषणा पत्र एक लंबी चौड़ी एक बातों को लेकर के बीजेपी को झूठी पार्टी बताते हुए वो सारे मुद्दों को गिनाती रही है। अच्छा, ये पार्टीज की तरफ से कैंपेन था, उन्होंने लगातार पार्टी पर हमले किए हैं। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए, नेताओं की जो अपना कैंपेन है, जाहिर तौर पर स्थानीय समीकरणों को देख करके जो नाराज लोग हैं उनको कैसे मनाए जाए, दूसरे लोगों की कमजोरियां क्या हैं, कैसे पार्टी का जो कैंपेन है लोगों तक, अंतिम लोगों तक पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो नेता है लगातार पिछले 18 दिनों से भाग दौड़ कर रहे थे, लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ पार्टी लगातार बड़े मुद्दों को लेकर के हमलावर रही। प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, लगातार रैलियां उनकी हो रही उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कल भी उनकी बहराइच में रैली है। मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, गृह मंत्री अपना पूरा समय दे रहे हैं लखनऊ, यानी पूरा फोकस लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर है। रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा इनसे भी जान लेते हैं कि इनके जिले में इस बार क्या माहौल रहा है, नेताओं ने क्या पाठ पढ़ाया, क्या समझाया, क्या बताया, क्या वादे किए। रोहित, जरा बताइए दर्शकों को, और कितनी विधानसभा सीटों पर आपके यहां मतदान होना है वो भी जरा बताइए।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली में 5 विधानसभाओं क्षेत्रों में जो मतदान होना है 23 फरवरी को मतदान होगा। अगर बात की जाए तो रायबरेली की सभी 5 सीटों पे जो है सपा व बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सभी नेता जो है रायबरेली में आके जो है प्रचार प्रसार कर चुके, क्योंकि रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में कैसे जो है सेंध लगाई जा सके, इसको लेके बीजेपी ने पूरी तरह से मशक्कत की है। सभी नेता यहाँ पर आए हैं और बाकायदा उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं के विषय में बताया और बताया कि किस तरह से सरकार ने 5 साल काम किए हैं। वही अगर विपक्ष की बात की तो विपक्ष से अखिलेश यादव 2 बार रायबरेली आ चुके, उन्होंने भी लगातार बताया कि बीते 5 सालों में किस तरह से किसानों की उपज छह कही गई है, युवाओं की उपज छह गई है, इन सब मुद्दों पर लेकर बात किया गया है। वही अगर बात की तो आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। अब पूरा जो निगरानी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए रायबरेली में तो सभी बड़े दल के नेता यहां पर आए और उन्होंने प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से किया। अभिषेक हमारे साथ है, अभिषेक कह भी रहे थे हर दल की कोशिश थी पिछले 18 दिन के अंदर जो प्रचार प्रसार कर रहे कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या सपा हो, कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए, यानी हर घर तक पहुंचने की उनकी ये कोशिश रही। क्या यहां माहौल है अभिषेक, यहां भी बाईपोलर है कि 3 या 4 दलों में मुकाबला है लखनऊ में? लखनऊ की ज्यादातर सीटों पर तो मुकाबला बाईपोलर ही है। दो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, इनके बीच में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में समाजवादी पार्टी मजबूत है, डोमिनेट है, और कुछ हिस्सों में जो कि बीजेपी की एक तरीके से होम टर्फ है, परंपरागत सीटें हैं, वहां पर बीजेपी मजबूत है। लेकिन इतना आसान नहीं है। 2017 में स्थितियां अलग थी और 2022 तक आते आते स्थितियां बदल चुकी हैं। कई नए मुद्दे आ गए हैं, प्रत्याशी इधर के उधर हो गए हैं, नए समीकरण जुड़े हैं और कुछ हटे हैं। तो इसलिए ये कहना आसान नहीं है किसी के लिए भी कि हम केक वॉक होगा, हमारे लिए बहुत आसान जीत होगी, ये कोई नहीं कह सकता। सही बात है कि थाली में सजा के जीत थोड़ी मिल जाएगी, मेहनत करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फतेहपुर से महेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, 23 तारीख को वोटिंग होनी है आपके यहाँ, कितनी विधानसभाओं पर होगी, क्या मुद्दे रहे, क्या प्रचार रहे, वो सब कुछ दर्शकों को जरा बताइए। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने अपनी सभी विधानसभा सीटों में सिटिंग उम्मीदवार मैदान में उतारे। केवल एक विधानसभा चेंज हुई, उसमें पिछली बार भी गठबंधन का उम्मीदवार था, इस बार गठबंधन का उम्मीदवार बदल दिया गया, उसे विधानसभा दे दी गई। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी तकरीबन सभी 6 विधानसभा सीटों में जो है सिटिंग उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा। चुनाव बेहद रोमांचक है, बड़ी जनसभाएं हो चुकी है। चुनाव अभी शाम 6 बजे से बंद हो गया है, लेकिन राहुल अभी भी प्रचार एक तरीके से शुरू ही माना जा रहा है, क्योंकि जो बैठकों का दौर है, जातिगत समीकरणों के आधार पर बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवार जातिगत समीकरण हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और राहुल, मैं एक बात और बताऊं, फतेहपुर जनपद रायबरेली और बांदा जनपद से सटा हुआ है, जिसे द्वाबा का क्षेत्र बोला जाता है, और गंगा जमुना दोनों बॉर्डर पे आते हैं, जिससे जो तराई क्षेत्र का मतदाता है उसे आकर्षित करना थोड़ा सा उम्मीदवारों के लिए तेजी साबित होता है। बिल्कुल, द्वाबा का क्षेत्र है। बहुत शुक्रिया महेश इस पूरी जानकारी के लिए। यानी 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर अब प्रचार आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप मिलना चाहते हैं वोटर से, जनता से, तो व्यक्तिगत तौर पर जाइए, उनके दरवाजे पर जाइए, मिल के चले आइए। लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद यहां पर मतदान होना है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।